अब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर व सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर व सुखन ने आज के एपिसोड में इंतखाब किया है एक ऐसी शख्सियत का जिसने उर्दू शेर व अदब की ज़रख़ेज़ ज़मीन पर सारी उम्र उर्दू शायरी के पौधे लगाए। जी हाँ, ये नाम है बलराज कोमल का। आज के इस एपिसोड में हम बलराज कोमल की हयात व ख़िदमात पे बात करेंगे और उनकी शायरी को, उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुनेंगे। बलराज कोमल की पैदाइश 25 सितंबर 1928 में पंजाब के फ़िरोज़पुर में हुई। उनके वालिद का नाम श्री हुकूमत राय था और उनकी माता का नाम कुंती देवी। इब्तिदाई तालीम अपने गांव से ही हासिल की। क्योंकि आज़ाद ख़याल थे, इसलिए पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। वालिद साहब की बड़ी डांट डपट और ज़ोर के बाद बड़ी सख्तियां करने पे 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम पास किए। मिजाज क्योंकि शायराना था, इसलिए अपने दोस्तों के साथ ऐसी महफ़िलों में शरीक होते जहां अदब और शायरी पर बात होती। अभी बलराज कोमल ने अदब में कदम रखा ही था कि तक़सीम हिंद का सानिया पेश आ गया और उन्हें हिजरत कर कर दिल्ली आना पड़ा और मुस्तकिल तौर पर दिल्ली में सुकूनत इख्तियार की। आइए नाजरीन, मज़ीद जानकारी के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। नाजरीन, एक ऐसे शख्स पर आज की गुफ्तगू है जो अदब का बहुत बड़ा नाम है। सियालकोट में अल्लामा इकबाल पैदा हुए, फैज़ पैदा हुए, वहीं की पैदाइश जनाब बलराज कोमल की है। वो 1947 में दिल्ली चले आए थे। पहले वो जालंधर आए, फिर वहाँ से दिल्ली 1950 के करीब आ गए और फिर उन्होंने अदबी सफ़र अपना जो है शुरू किया। यहाँ पे MA इंग्लिश किया और फिर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में महकमा तालीम में वो एजुकेशन ऑफिसर हो गए और उसके बाद वो दिल्ली उर्दू एकेडमी की गवर्निंग काउंसिल के रुकन भी रहे और दर्स लिखने पढ़ने का काम वो मुसलसल करते रहे। वो अदब के बारे में अपना एक ख़याल रखते थे। जैसे ये कहा जाए कि अल्लामा इकबाल और फैज़ तो बहुत मशहूर हुए, लेकिन बलराज कोमल को वो मकबूलियत हासिल नहीं हुई। इसकी ख़ास वजह यह है कि बलराज कोमल का ताल्लुक़ एक ऐसे नज़रिए से था, हालांकि वो अपने आप को कहते थे हमारा ताल्लुक़ किसी नज़रिए से नहीं है, बल्कि वो जदीदियत के ज़्यादा करीब थे और उनकी तहरीरें जो हैं, उनकी नज़में जो हैं, उनके अफ़साने जो हैं, उनके जो मज़ामीन हैं, उन सब में वो चीज़ें नज़र आती हैं। उनका अपना नज़रिया था। जब हालांकि जदीदियत की तहरीक जो है, जदीद अदब का जो तासुर पैदा होता है वो 1960 के बाद तरक्की पसंद तहरीक के रद्द-ए-अमल के तौर पे होता है। जदीदियत का रुझान उर्दू अदब में 1960 के बाद माना जाता है तरक्की पसंद तहरीक के रद्द-ए-अमल के तौर पे, लेकिन ऐसा नहीं है। जदीद रुझान जो है हम देखते हैं 1930 से जो ऐसी शायरी हो रही थी, रूमानी शायरी जिसे कहते हैं, उनके यहाँ भी एक तरह की जो है वो मावराइयत है। उनके यहाँ भी एक नया वो है कि एक तहरीक से या समाज से भागने का अमल मिलता है। वही चीज़ें जो बलराज कोमल साहब ने भी उनकी पहली किताब आई है मेरी नज़में, जिसमें उन्होंने अपना नज़रिया पेश किया है कि वो ये कहते हैं कि हम समाज की चीज़ों से नहीं, बल्कि जो हम खुद हैं, अपनी शख्सियत का इजहार शायरी है, अपनी शख्सियत का इजहार अदब है। बारिश में गुस्ल करते सब्ज़ पेड़, बारिश में गुस्ल करते सब्ज़ पेड़, धूप में बनते संवरते सब्ज़ पेड़। नाजरीन, आइए इस मंजर निगारी को डीडी उर्दू ने ख़ास तौर पर आपके लिए धुनों से सजाया है। सुनते हैं, महजूज होते हैं।
बारिशों में गुस्ल करते सब्ज़ पेड़, बारिशों में गुस्ल करते सब्ज़ पेड़, धूप में बनते संवरते सब्ज़ पेड़, बारिशों में गुस्ल करते सब्ज़ पेड़, बारिशों में गुस्ल करते सब्ज़ पेड़, धूप में बनते संवरते सब्ज़ पेड़, बारिशों में गुस्ल करते सब्ज़ दूर तक रोती हुई खामोशियाँ, 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 रात के मंजर से डरते सब्ज़ पेड़, रात के मंजर से डरते सब्ज़ पेड़, धूप में बनते संवरते सब्ज़ पेड़, बारिशों में गुस्ल करते सब्ज़ पेड़। किस कदर तशहीर गम से दूर था, किस कदर तशहीर गम से दूर था, किस कदर तशहीर गम से दूर था, चुपके चुपके आह भरते सब्ज़ पेड़, चुपके चुपके आह भरते सब्ज़ पेड़, धूप में बनते संवरते सब्ज़ पेड़, बारिशों में गुस्ल करते सब्ज़ पेड़, बारिशों में गुस्ल करते सब्ज़ पेड़, बारिशों में गुस्ल करते सब्ज़ पेड़। क़ुर्ब का ज़िक्र जब चला होगा, क़ुर्ब का ज़िक्र जब चला होगा, दरमियाँ कोई फ़ासला होगा। नाज़रीन, हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ ने फ़न बराए फ़न की बुनियाद पर एक मजमुआ शाये किया। इस मजमुए में बलराज कोमल की एक नज़्म जिसका उन्वान है अकेली शामिल की गई। जी हाँ, और ये सिलसिला तरक्की पसंद के साथ चलता रहा। नाज़रीन,
जब हम बलराज कोमल की शायरी पे बात करते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि उनकी शायरी में मकसदियत भरी पड़ी है। वो मकसदियत के कायल नज़र आते हैं। वो किसी की भी बात को यूं ही नहीं कहते या बेवजह नहीं कहते। उनकी शायरी के अंदर लाजमी नुकूश नज़र आते हैं जो आम इंसान की ज़िंदगी से जुड़े होते हैं। उनकी नज़मों में और जो इनकी पहली किताब जो 1954 में शाये हुई थी मेरी नज़मों के नाम से, वो सब हालांकि जदीदियत उस तरह से उरूज पर नहीं आई थी, लेकिन उनका जो पूरी शायरी है उसमें जदीदियत के रुझान काफ़ी वाज़ेह तौर पर मिलते हैं। फिर 1960 के बाद उनकी बहुत सारी किताबें आई नज़मों की और गज़लों की। हाँ, वो ये भी कहते हैं कि हम गज़ल जो है, जितने जदीदियत के लोग हैं वो गज़ल एक तरह से नहीं कहते बल्कि नज़मों का इजहार ज़्यादा करते हैं। और लेकिन बलराज कोमल ने एक जगह लिखा है कि मेरी गज़लें जो है जायके के लिए हैं, जायका बदलने के लिए। और हालांकि वो जायका बदलने की वो खुश जायका होती हैं, बस जायका नहीं होती। तो गज़लें भी अगर वो उसी किताब में उनके 5 गज़लें मौजूद हैं, शख्सियत को ज़्यादा अहमियत देते हैं अपने अदब में नहीं बल्कि अदब के लिए। उनका एक नज़रिया है कि अदब में शख्सियत का इजहार ही सब कुछ है और समाज उसमें ज़हनी तौर पर उससे मुतासिर होता रहता है। जहन पे जो चीज़ें तासुरात आते रहते हैं, लेकिन शख्सियत मिलकर जो है अदब का दौर पैदा करती है। तो इस तरह से जो कुछ भी उन्होंने लिखा है, शायरी लिखी है, जो उनका जो मेन काम है वो परिंदों भरा आसमान है, जिस पे 1984 में आया है। उस पर उनको मिला है साहित्य अकादमी का अवार्ड और 1984 में छपा है और 1986 में उनको साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला। उनको बहुत सारे इनामात मिले हैं। उर्दू अकादमी दिल्ली का अवार्ड मिला है, UPP उर्दू अकादमी का अवार्ड मिला है, गालिब अवार्ड मिला है और सबसे बड़ा अवार्ड उस वक्त होता था हुकूमत हिंद का, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री का, उन्हें वो भी मिला है। तो ये सारी चीज़ें तो उनके उस अहद तक रही हैं, लेकिन आज उनकी शायरी को उस तरह से नहीं देखा जाता। जैसे अब फैज़ बहुत मकबूल हैं, इकबाल बहुत मकबूल हैं और दूसरे मजरूह बहुत मकबूल हैं। जो तरक्की पसंद शायरी जो है वो या शुअरा जो हैं या लिखने वाले जो हैं वो ज़्यादा मकबूल हैं, लेकिन इनमें जो जदीदियत का नाम जो आता है उनमें जो इनके दोस्त भी हैं और जो इनके दोस्तों में लोग हैं वो शम्सुर रहमान फारूकी हैं, गोपी चंद नारंग हैं, शमीम हनफी हैं। तो जो नाक़दीन हैं उनका नाम तो लिया जाता है, लेकिन बलराज कोमल बहुत बड़े अदीब थे अपने दौर के और उनको मतलब ये सब इज़्ज़ात मिले हैं उनकी अपनी तख्लीक की वजह से। नाज़रीन, बलराज कोमल जब महबूब का मुरक्का पेश करते हैं तो यूं कहते हैं, खोया खोया उदास होगा, खोया खोया उदास होगा, तुमसे वो शख्स जब मिला होगा। आइए इस गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। खोया खोया उदास सा होगा, खोया खोया उदास सा होगा, खोया खोया उदास सा होगा, तुमसे वो शख्स जब मिला होगा, खोया खोया उदास सा होगा।
रूह से रूह हो चुकी बदजन, रूह से रूह हो चुकी बदजन, जिस्म से जिस्म कब जुदा होगा, जिस्म से जिस्म कब जुदा होगा। तुमसे वो शख्स जब मिला होगा, खोया खोया उदास सा होगा। क़ुर्ब का ज़िक्र जब चला होगा, क़ुर्ब का ज़िक्र जब चला होगा, क़ुर्ब का ज़िक्र जब चला होगा, दरमिया कोई फासला होगा, दरमिया कोई फासला होगा। तुमसे वो शख्स जब मिला होगा, खोया खोया उदास सा होगा, खोया खोया उदास सा होगा, खोया खोया उदास सा होगा। नाजरीन, बल्लाज कोमल ने यूँ तो अफ़साने, तर्जुमे, मज़ामीन और ख़ास तौर से तनक़ीदी मज़ामीन वग़ैरह वग़ैरह पर ज़ोर आज़माई की, लेकिन उनकी शख्सियत जो है वो शायरी के लिए जानी जाती है। उनके यहाँ गज़लें और नज़में दोनों ही मिलते हैं, लेकिन उनके 9 मजमूओं की अगर बात करें तो उसमें नज़में ज़्यादा हैं और गज़लें कम हैं। उनके यहाँ शायरी की तमाम तर लवाज़मात बखूबी मौजूद हैं, बल्कि जब जदीद नज़्म का ज़िक्र आता है तो बलराज कोमल का नाम सर फहरिस्त लिया जाता है और वो जदीद नज़्म को उरूज देने वाले शौरा में शुमार किए जाते हैं। यही वजह है कि उन्होंने नज़्म की और भी दूसरी असनाफ़ पर तबाह आजमाई की। उनकी नज़मों में आहंग तो है, उन्होंने और अफसानों में भी आहंग है, लेकिन वो जो जिस चीज़ मकबूलियत जिससे मिलती है वो ख़ास तौर से गज़ल के शायर जो होते हैं उन्हीं को मकबूलियत मिलती है। और एक है कि उन्होंने इसीलिए कहा है कि सिर्फ नारेबाजी की शायरी नहीं होती, उसे वो शायरी नहीं मानते। और उन्होंने ये भी कहा है अपनी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लंबी चौड़ी तहरीर उन्होंने नहीं लिखी है अपने नज़रिए के बारे में, लेकिन 1950 के बाद वो कहते हैं कि जंगो अमन का दौर था ये, और उसमें जो है चीज़ें हुई अमन के तौर पे जो चीज़ें आई हैं उसमें जो नज़रियात थे बैनुल-अक़वामी, उसमें उर्दू शायरी में बैनुल-अक़वामी जो शख्सियात थीं उनका ज़िक्र वैसे ही हुआ जैसे हमारे हिंदुस्तानी अदब में राम, सीता, लक्ष्मण और दूसरी शख्सियात का ज़िक्र हुआ है, वैसे ही उनकी जगह दूसरे बैनुल-अक़वामी शख्सियात का ज़िक्र होने लगा। तो वो ये कहते हैं कि भाई ये शख्सियात जो हैं सिर्फ नाम, जो आलमी शख्सियात हैं वो नाम और शोहरत के लिए इस्तेमाल किए गए, इसलिए उनकी शोहरत हुई। वो उनके यहाँ एक आहंग है और नज़्म जो है जो वो एक
पूरा परिंदों भरा आसमान, उसमें बहुत वसअत है, वो फैला देते हैं पूरे आसमान को, और जो अपनी शख्सियत का इजहार है वो उसमें पूरी तरह अपने को वो कहिए कि जो है फितरत से उसका वो कर देते हैं कि वो फितरत का भरपूर बयान करते हैं। यही चीज़ें उनको बलराज कोमल को बहुत बड़ा बनाती हैं, और इन्हीं चीज़ों पे उन्हें इनामात इजाज़ात मिले थे। लेकिन वो दौर जो है ना फिर वो बदल गया, जदीदियत के बाद भी दूसरी तरीक़ें आई, पोस्ट मॉडर्निज्म आ गया, फिर और चीज़ें आ गई, साख्तियात आ गई, फिर और जो है, तो इस तरह से दौर बदलता रहा। लेकिन वो एक तरह से अब जो है लोगों को याद भी नहीं है कि बलराज कोमल भी कोई ऐसी शख्सियत थी जो उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा नाम था। इसी तरह वो जो लिखते हैं अपने मज़ामीन भी वो उन्हीं के ऊपर लिखते हैं जो उनके इर्द गिर्द थे, जो जदीदियत से वाबस्ता थे। दिल का मुआमला वही महशर वही रहा, दिल का मुआमला वही महशर वही रहा, अब के बरस भी रात का मंज़र वही रहा। नाजरीन, जब बलराज कोमल मंज़र निगारी करते हैं तो इस तरीके के शेर सुनने को मिलते हैं। आइए इस गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और महजूज होते हैं। दिल का मुआमला वही महशर वही रहा, दिल का मुआमला वही महशर वही रहा, दिल का महशर वही रहा, अब के बरस भी रात का मंज़र वही रहा, दिल का मुआमला वही महशर सबको हर्फ़े इल्तिजा हम नज़्र कर चुके, सबको हम नज़्र कर चुके।
नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हमने बलराज कोमल की हयात व खिदमात पे बात की और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुना। मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से हमें नवाजते रहें और अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।